हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएलटीएस फेयर। आज की वीडियो में हम एम्स पटना 2023 के पेपर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, समझाया गया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो वीडियो पूरा देखिए और स्किप बिल्कुल मत कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। So guys, our first question is the study of parasites that live inside the body of their host is called। कह रहा है जो पैरासाइट अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनकी स्टडी को क्या कहा जाता है। फर्स्ट इज हेमाटोपैरासाइटोलॉजी, सेकेंड इज एक्टोपैरासाइटोलॉजी एंड थर्ड इज एंडोपैरासाइटोलॉजी और फोर्थ एंटोपैरासाइटोलॉजी। इसका जो राइट आंसर है उसे एंडोपैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। जैसे टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स और प्रोटोजोआ। अदर ऑप्शन की बात करते हैं, फर्स्ट है हीमोपैरासाइटोलॉजी। तो ये ब्लड पैरासाइट की स्टडी है। किसको? ब्लड पैरासाइट की स्टडी है जो ब्लड में रहते हैं। और एक्टोपैरासाइटोलॉजी ये बाहर रहने वाले पैरासाइट की स्टडी है, जो बाहर रहते हैं ना उनके पैरासाइट की स्टडी के लिए होता है एक्टोपैरासाइटोलॉजी। और एंटोपैरासाइटोलॉजी ये कॉमनली यूज टर्म नहीं है ना? तो इसका राइट आंसर हमारा थर्ड एंडोपैरासाइटोलॉजी। जो पैरासाइट अपने होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हैं उनकी स्टडी को एंडोपैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रांसिसेला टुलुरेंसिस is the causative agent of which zoonotic disease? फ्रांसिसेला टुलुरेंसिस किस जूनोटिक डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है? ऑप्शन फर्स्ट क्यू फीवर, सेकेंड लाइम डिजीज, थर्ड इज टुलारेमिया, फोर्थ इज ब्रुसेलोसिस। तो इसका जो पहले राइट आंसर है गाइस वो बताइए। इसका राइट आंसर है ट्यूलारेमिया। देखिए फ्रांसिसेली टुलुरेंसिस एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, जो टुलारेमिया काउज करता है। इसे रैबिट फीवर या फिर डियर फ्लाई फीवर भी कहा जाता है। इसका एक और नाम क्या है? इसको रैबिट फीवर या फिर डियर फ्लाई फीवर भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैबिट फीवर या फिर डियर फ्लाई भी इसे कहा जाता है। ए डिजीज इन्फेक्टेड एनिमल्स, इंसेक्ट बाइट्स या कंटेमिनेटेड पानी और खाने से स्प्रेड होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ट्यूलेरेमिया है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which body fluid is examined to diagnose respiratory infections and tuberculosis? कौन सी बॉडी फ्लूइड का एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है? फर्स्ट इज नेल क्लिपिंग, सेकेंड सीएसएफ मीन्स सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, थर्ड इज पस, फोर्थ इज स्पूटम। तो इसको जो राइट आंसर है स्पूटम। स्पूटम का टेस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर इज फोर्थ। सो इजी क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 0.3 moles of NaOH dissolved in 600 ml of water. What is the normality of this solution? अगर एक सॉल्यूशन है उसमें 0.3 मोल NaOH है ना, जो है किसमें 600 ml वाटर में डिजोल्व किया जाता है। इस सॉल्यूशन को क्या कर रहा है? नॉर्मालिटी फाइंड करने का रहा है। तो देखिए नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जो इसका फॉर्मूला होता है उसको हम लोग मोल्स ऑफ
सॉल्यूट ना, और इनटू, ज़्यादा छोटा लिखता होगा। देखिए इसका जो इक्वेशन होता है फॉर्मूला का, वो होता है हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर, बताता हूँ इसमें कि एन फैक्टर कौन सा होगा, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर्स में होगा। तो देखिए अब इसको सोल्व किस तरह से करते हैं हम लोग। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, 0.3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाटर में है ना, तो 0.3 हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। 0.3 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एन फैक्टर से। एन फैक्टर क्या है, 1 है, क्योंकि एक OH आयन देता है NOH वॉल्यूम सॉल्यूशन में। देखिए जो OH हमारा आयन है उसमें एन फैक्टर कितना होगा, NaOH जो है इसमें आयन कितना होगा, 1 आयन होगा, तो एन फैक्टर हमारा 1 होगा, क्योंकि ये जो है हमारा OH आयन देगा। तो एक एन फैक्टर हो गया। अब कह रहा है वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना दिया हुआ, 600 ml दिया हुआ। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो हमारा 0.6 लीटर आएगा, तो डिवाइडेड बाई 0.6 लीटर कर देंगे। अब हमारा आ गया 0.3 बाई 0.6 है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.5 n। कितना आएगा, 0.5 n। तो राइट आंसर इज द 4, 0.5 n। बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which museum technique is used for preserving animal skins and mounting them to create lifelike displays। कौन सी म्यूजियम टेक्निक एनिमल स्किन को प्रिजर्व करने और उनकी लाइफ लाइक डिस्प्ले में माउंट करने के लिए यूज होती है। फर्स्ट इज फोसिलाइजेशन, सेकेंड इज एंथ्रोपोलॉजी, थर्ड इज प्रिजर्वेशन और फोर्थ इज टैक्सीडर्मी। तो इसका जो राइट आंसर है टैक्सीडर्मी होगा। पहले ये बता देता हूँ। देखिए टैक्सीडर्मी एक टेक्निक है जो डेड एनिमल्स की स्किन को प्रिजर्व करने और उन्हें नेचुरल पोज में माउंट करने के लिए होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। अगर अदर ऑप्शन देखते हैं, ये है फोसिलाइजेशन, तो इसमें एनिमल या प्लांट के रिमेन्स और स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो रिमेन्स होते हैं इसमें, एक फोसिलाइजेशन में क्या होता है, एनिमल्स या प्लांट के जो रिमेन्स होते हैं स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम लोग फोसिलाइजेशन कहा जाता है। एक एंथ्रोपोलॉजी, ये ह्यूमन कल्चर और इवोल्यूशन की स्टडी है। ये ह्यूमन कल्चर और इवोल्यूशन की स्टडी है एंथ्रोपोलॉजी। एक है हमारा प्रिजर्वेशन, तो एक जनरल टर्म है ना, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं, तो राइट आंसर हमारा टैक्सीडर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिच्यूरिस ट्रिचुरिया इज कॉमनली नोन एज, ट्रिच्यूरिस ट्रिचुरिया को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, विपवम, हुकवम, पिनवम, राउंडवम। तो राइट आंसर है इसका विपवर्म, ये हमारा राइट आंसर है। विपवर्म एक पैरासाइटिक निमेटोड हो जो इंटेस्टाइन में रहता है। ये पैरासाइटिक निमेटोड है जो इंटेस्टाइन में रहता है और अपनी शेप की वजह से इसे विपवर्म कहा जाता है। इसका राइट आंसर हमारा विपवर्म। ट्रिचुरिया का कॉमन नेम क्या है, विपवर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, हिस्टोकेमिस्ट्री किस चीज की स्टडी है ये पूछ रहा है। फर्स्ट इज cells and tissue using light microscopy, the chemical composition of tissue and cells, the genetic makeup of cells, या फिर the microscopic structure of cells। तो इसका जो राइट आंसर है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू एंड सेल्स। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू एंड सेल को ही हिस्टोकेमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए इसमें स्पेसिफिक स्टेन और डाइज का यूज करके एंजाइम, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट का डिटेक्शन किया जाता है हिस्टोकेमिस्ट्री में ना। तो ये हमारा राइट आंसर है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ
टिश्यू एंड सेल, क्योंकि हिस्टोकेमिस्ट्री की बात है ना। बहुत तो क्या करेंगे, हिस्टोलॉजी समझकर गलती कर देते हैं। तो ये हमारा हिस्टोकेमिस्ट्री तो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू एंड सेल्स होगा, जिसमें स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ डाइन का यूज किया जाता है, और उसमें क्या क्या डिटेक्ट किया जाता है, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LE cell is a term used in the diagnosis of which autoimmune disease। कह रहा है LE cell टर्म का यूज किस ऑटोइम्यून डिजीज की डायग्नोसिस में होता है। फर्स्ट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सेकेंड इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, थर्ड इज सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस, फोर्थ इज टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। इसका जो राइट आंसर है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए ये जो है एक न्यूट्रोफिल या माइक्रोफेज होता है, एक न्यूट्रोफिल या फिर माइक्रोफेज होता है ना, जो डीनेचर न्यूक्लियर मटेरियल इंगल्फ करता है। किसको इंगल्फ करता है, देखिए ये जो होता है एक न्यूट्रोफिल या माइक्रोफेज होता है जो डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल को इंगल्फ करता है ना। ASLE को डायग्नोसिस में यूज होता है ना, किसकी डायग्नोसिस में, ASLE की डायग्नोसिस में यूज होता है, मतलब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटस की डायग्नोसिस में यूज होता है। राइट आंसर इज द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is the initial screening test used for the detection of HIV antibodies in a person's blood। HIV एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है। तो इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट वेस्टर्न ब्लॉट, या फिर PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, थर्ड इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे मीन्स एलाइजा, फोर्थ इज IFA मीन्स इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। सबका जो शॉर्ट नेम है फुल फॉर्म के साथ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। इसका जो राइट आंसर होगा एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये हमारा इनिशियल स्क्रीन टेस्ट किया जाता है। देखिए एलाइजा टेस्ट HIV एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहला और कॉमन स्क्रीन टेस्ट होता है। एक हाईली सेंसिटिव टेस्ट है जो ब्लड सैंपल में HIV के एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। तो राइट आंसर हमारा इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज व्हाट डज द सिकल सेल टेस्ट प्राइमरली डिटेक्ट इन द ब्लड। क्या है सिकल टेस्ट जो सिकल टेस्ट प्राइमरली ब्लड में किस चीज को डिटेक्ट करता है, प्राइमरली का बात कर रहा है ना, किसी को डिटेक्ट करेगा। फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इन एंटीबॉडीज, रेड ब्लड सेल एंटीबॉडीज, सेकेंड इज प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन यस, थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल WBC मीन्स व्हाइट ब्लड सेल, फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेट्स, है ना। तो बहुत ही जो क्वेश्चन है देखते सर यहाँ बात हो रहा है सिकल सेल का, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन यस। देखिए सिकल सेल टेस्ट का मेन पर्पस हीमोग्लोबिन यस यानी HbS डिटेक्ट करना होता है, जो सिकल सेल डिजीज लोगों में होता है। HbS होने पर जो RBC होता है कैसा क्रिसेंट शेप में हो जाता है, मतलब हाफ मून शेप में होता है, पता ही होगा इस तरह का हो जाता है सिकल शेप ना, सिकल शेप हो जाता है, जो ब्लड फ्लो को क्या करता है अफेक्ट करता है, और पेन एनीमिया और ऑर्गन डैमेज का कारण बन सकता है इसमें। तो राइट आंसर हमारा प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन यस मीन्स HbS। राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज among below which of the type of immunity is also called antibody mediated immunity। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इम्यूनिटी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है। फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, अक्वायर्ड
इम्यूनिटी। तो यहाँ बात हो रहा है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी का, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कौन सा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगा, है ना। इसमें एक्सप्लेनेशन करोगे गाइस तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको बहुत सारा क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंज बॉडीज आर एबनॉर्मल स्ट्रक्चर फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम। कह रहा है हिंज बॉडीज एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं जो रेड ब्लड सेल में किस कारण से यानी किस वजह से बनते हैं, ये पूछ रहा है ना। देखिए फर्स्ट से कह रहा है कि डिनेचर्ड हीमोग्लोबिन के कारण, सेकेंड इज लैक ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, थर्ड इज एक्सेस ऑफ प्लेटलेट, या फोर्थ इज डिफिशियंसी ऑफ आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है डिनेचर्ड हीमोग्लोबिन के कारण हिंज बॉडीज बनते हैं। देखिए ये जो है G6PD डिफिशियंसी, अल्फा थैलेसीमिया और कुछ हीमोलाइटिक एनीमिया में कॉमन होते हैं। कौन कौन लिख लेता है भाई, जो देखिए ये जो होता है G6PD डिफिशियंसी, अल्फा अल्फा थैलेसीमिया और कुछ हीमोलाइटिक एनीमिया में कॉमन होते हैं। इन्हें स्पेशल स्टेन जैसे कि क्रिस्टल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू से ट्रीट किया जाता है, स्पेशल स्टेन द्वारा, जिसमें कि क्रिस्टल वायलेट और मिथाइलिन ब्लू आता है, उससे ट्रीट किया जाता है। तो राइट आंसर इज द डिनेचर्ड हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज पार्ट ऑफ द, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किस इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, मतलब पार्ट है। फर्स्ट इज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम, सेकेंड इज अक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, थर्ड इज सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और फोर्थ इज इनेट इम्यून सिस्टम। तो इसको राइट आंसर है इनेट इम्यून सिस्टम। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इनेट इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है जो क्या करता है, पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। क्या करता है, जो पैथोजन होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। राइट आंसर इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो साइंटिफिक टर्म होगा। फर्स्ट इज हेमोस्टेसिस, सेकेंड इज हेमाटोपोइसिस, थर्ड इज हेमाग्लूटिनेशन, फोर्थ इज हेमोलाइसिस। तो जो स्टूडेंट है गाइस इसमें हेमोस्टेटिस एंड हेमोपोइसिस में बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा पहले बताते हैं हेमाटोपोइसिस होगा। इसमें न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, जो इसमें क्या होता है न्यू रेड ब्लड सेल बनते हैं और डेवलप भी होते हैं। ये प्रोसेस मेनली कहाँ होता है, हमारा बोन मैरो में होता है, और इसमें जिसमें कि बोन मैरो में होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, जिसको हम लोग हेमेटोपोइसिस कहते हैं। अब एक है हीमोस्टेसिस, तो ये प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, जिसमें ब्लीडिंग को रोका जाता है, इसे हम लोग हेमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ हेमेटोपोइसिस होगा न कि हेमोस्टेसिस। राइट आंसर इज द हेमेटोपोइसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए कौन सा एसआई यूनिट यूज होता है ना। फर्स्ट इज ग्राम, सेकेंड मोलारिटी, थर्ड इज मोल, फोर्थ इज लीटर। बहुत ईजी क्वेश्चन, क्या कहा है ऐसा यूनिट हुई मेरी कंसंट्रेशन ऑफ, बायोकेमिस्ट्री की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा होगा, मोलारिटी, यानी मोलारिटी मीन्स राइट आंसर सेकेंड। देखिए मोलारिटी जो कि मोल्स पर लीटर के रूप में एक्सप्रेस की जाती है ना। बायोकेमिस्ट्री में सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करने का एक कॉमन तरीका होता है। तो राइट आंसर इज द मोलारिटी। The next question is what is the underlying principle of the ion exchange process in chromatography। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में
सेपरेशन एंड अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है ना? देखिए क्या पूछ रहा है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल पूछ रहा है आयन एक्सचेंज का, किसमें, क्रोमेटोग्राफी में। फर्स्ट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन मोलिकुलर वेट, सेकेंड इज सेपरेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, थर्ड इज सेपरेशन बेस्ड ऑन polarity of molecules, fourth is separation based on charged and affinity for charged groups। देखिए तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पहले बताते हैं कौन सा होगा, सेपरेशन बेस्ड ऑन चार्ज एंड अफिनिटी फॉर चार्ज ग्रुप्स, ये हमारा राइट आंसर है। चार्ज और चार्ज ग्रुप के लिए अफिनिटी के आधार पर सेपरेशन, इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज पर, देखिए इसमें स्टेशनरी फेज पर चार्ज आयन एक्सचेंज ग्रुप होते हैं जो कि अपोजिट चार्ज वाले आयन को अट्रैक्ट करते हैं ना? तो राइट आंसर हमारा 4 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बेनिफिट इज एसोसिएटेड विथ ऑटोमेशन इन हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी में ऑटोमेशन के कौन से बेनिफिट एसोसिएटेड है। फर्स्ट इज इंक्रीज ह्यूमन एरर इन टेस्ट रिजल्ट, सेकेंड इज रिड्यूस्ड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, थर्ड इज हायर कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट, एंड फोर्थ इज फास्टर टर्न अराउंड टाइम फॉर टेस्ट रिजल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है फास्टर टर्न अराउंड टाइम फॉर टेस्ट रिजल्ट, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए ऑटोमेशन इन हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी से टेस्ट रिजल्ट का टर्न अराउंड टाइम जो तेजी से इम्प्रूव करता है ना। इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम हाई वॉल्यूम सैंपल्स को रैपिडली प्रोसेस करते हैं जो स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। तो राइट आंसर इज द फास्टर टर्नअराउंड टाइम फॉर टेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी फिक्सेटिव आर यूज्ड इन हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी टू। कह रहा हिस्टोलॉजी एंड माइक्रोस्कोपी में सेकेंडरी फिक्सेटिव का यूज किस लिए किया जाता है। फर्स्ट इज इनहांस स्टेनिंग रिजल्ट, इंक्रीज टिश्यू परमेबिलिटी, इम्प्रूव टिश्यू सेक्शनिंग, फॉर प्रिवेंट टिश्यू श्रिंकेज। तो राइट आंसर है टिश्यू श्रिंकेज, मतलब टिश्यू श्रिंकेज को रोकने के लिए। सेकेंडरी फिक्सेटिव का इस्तेमाल प्राइमरी फिक्सेशन के बाद किया जाता है ताकि टिश्यू प्रोसेसिंग के दौरान होने वाले श्रिंकिंग मतलब कि टिश्यू का छोटा होना को मिनिमाइज किया जा सके, इसीलिए यूज किया जाता है ना। तो राइट आंसर इज द प्रिवेंट टिश्यू श्रिंकेज होगा यहाँ पे, बाकी तीनों रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल सैंपल्स इन इज कॉमनली कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन। देखिए सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन के डायग्नोसिस नीचे दिए गए हैं आपको, है ना। देखिए जो दिए गए क्लिनिकल सैंपल में से कौन सा सैंपल कॉमनली कलेक्ट किया जाता है सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए नीचे दिए गए क्लिनिकल सैंपल में से कौन सा सैंपल कॉमनली आप कलेक्ट करेंगे या कॉमनली कलेक्ट कौन सा सैंपल किया जाता है। फर्स्ट इज स्पूटम, सेकेंड इज यूरिन, थर्ड इज स्किन स्क्रैपिंग, फोर्थ इज ब्लड। यहाँ बात रहा फंगल स्किन इन्फेक्शन का, है ना। स्किन इन्फेक्शन तो गाइस देखते साथ आपको पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या होगा, स्किन स्क्रैपिंग्स, है ना। डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया से लिया जाता है ना, जिसे KOH प्रिपरेशन या फिर फंगल कल्चर के लिए यूज किया जाता है ना। स्पूटम, यूरिन, ब्लड, है ना, ऐसे इन्फेक्शन के डायग्नोसिस के लिए एप्रोप्रिएट सैंपल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज द स्किन स्क्रैपिंग्स, ये हमारा एप्रोप्रिएट है ना। राइट आंसर इज द थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है।
देखिए फर्स्ट इज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग अ precisely known concentration of an element or substance. Third is a solution made by dissolving 1 gram equivalent weight of a substance in distilled water to make 1 liter of the solution. Third is a solution that changes color based on pH. Fourth is a solution prepared by dissolving a known amount of substance इन डिस्टिल वाटर। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग प्रिसाइजली नोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट और ए सब्सटेंस मीन्स फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर हमारा, ये राइट आंसर हमारा है फर्स्ट। देखिए अब इसकी बात करते हो व्हाट इज स्टैंडर्ड, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। किस तरह से देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें एक सब्सटेंस या एलिमेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही एक्यूरेटली नोन होता है, वही हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, बाकी सारे रॉन्ग आंसर होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसी सॉल्यूशन जिसमें एक सब्सटेंस या एलिमेंट का कंसंट्रेशन बहुत ही एक्यूरेटली नोन होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। लिखा हुआ है सॉल्यूशन कंटेनिंग precisely known concentration of an element or a substance. That's why right answer is the first. First is the right answer. Okay, guys. Next question. Which of the following is the infective stage of Balantidium coli that is responsible for transmission? कह रहा है Balantidium coli के इन्फेक्टिव स्टेज कौन सा है जो ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज ओसिस्ट, सेकेंड इज स्पोरोजोइट, थर्ड इज ट्रोपोजोइट या फोर्थ सिस्ट। देखिए ब्लांटिडियम कोलाई का जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है सिस्ट होता है। कौन सा, सिस्ट। ये स्टेज ट्रांसमिशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब इंसान कंटेमिनेटेड पानी या खाने के थ्रू सिस्ट को इंजेस्ट करता है तब इन्फेक्शन होता है ना। ट्रोपोजोइट डायरेक्टली सरवाइव नहीं कर पाता इन्वायरमेंट में, और ओसाइट और स्पोरोजोइट दूसरे पैरासाइट के लिए यूज होता है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा सिस्ट होगा। राइट आंसर इज द सिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सीरोलॉजिकल पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। मेन पर्पस क्या है सीरोलॉजिकल पिपेट एंड वॉल्यूमेट्रिक पिपेट के बीच, यही पूछ रहे हैं ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सीरोलॉजिकल पिपेट्स हैव ग्रेजुएशन मार्क्स व्हाइल वॉल्यूमेट्रिक पिपेट डू नॉट। सीरोलॉजिकल पिपेट में ग्रेजुएशन मार्क्स होते हैं जबकि वॉल्यूमेट्रिक पिपेट में नहीं होते। फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज सीरोलॉजिकल पिपेट्स आर मोर एक्यूरेट दैन वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। सीरोलॉजिकल पिपेट वॉल्यूमेट्रिक पिपेट से ज़्यादा एक्यूरेट होती है ना, एक पूछ रहा है। थर्ड क्वेश्चन इज वॉल्यूमेट्रिक pipettes are used for delivering fixed volumes while serological pipettes can deliver variable volumes। क्या कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक pipettes फिक्स्ड वॉल्यूम डिलीवर करने के लिए होती है, जबकि सेरोलॉजिकल पिपेट वेरिएबल वॉल्यूम डिलीवर करती है। फोर्थ ऑप्शन इज वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स आर डिजाइन फॉर स्मॉल वॉल्यूम, मीन्स कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स छोटे वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए डिजाइन की गई। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो बता दें, इसका राइट आंसर हमारा थर्ड होगा। देखिए कह रहा है वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए एक्यूरेटली कैलिब्रेटेड होती है और इनमें सिर्फ एक सिंगल ग्रेजुएशन मार्क होता है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि जब आप लिक्विड डिलीवर करें तो बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट ही हो, है ना। ये पूछ रहा है कि वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स आर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूमेट्रिक पिपेट की बात है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं सीरोलॉजिकल पिपेट। सीरोलॉजिकल पिपेट में पूरी लेंथ पर ग्रेजुएशन होते हैं, जिससे आप अलग अलग वॉल्यूम्स को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट्स आर यूज्ड फॉर डिलीवरिंग फिक्स्ड वॉल्यूम व्हाइल सीरोलॉजिकल पिपेट्स कैन डिलीवर वेरिएबल वॉल्यूम्स। मीन्स वॉल्यूमेट्रिक पिपेट फिक्स्ड वॉल्यूम डिलीवर करने के लिए होती है, जबकि सीरोलॉजिकल पिपेट वेरिएबल वॉल्यूम्स डिलीवर करने के लिए होती है। तो राइट आंसर इज द थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द लैम्बर्ट्स लॉ इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज, ना लैम्बर्ट्स लॉ इक्वेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। नोट दिया हुआ, ए इज द एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द सोल्यूशन। ए क्या दिया हुआ गाइस, सोल्यूशन द्वारा लाइट का एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय द सोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन द्वारा लाइट का एब्जॉर्बेंस, ए हमारा। ओके, C is the concentration of the solute in solution, मीन्स सोल्यूट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। ओके, सोल्यूट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे हमारा C। एक हमारा एंड इप्सिलॉन इज द मोलर एब्जॉर्बिटी ऑल्सो नोन एज मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। एक हमारा इप्सिलॉन है ना, जो कि मोलर कोफिशिएंट है, मोलर कोफिशिएंट दिया हुआ है। एंड L is the path length of sample। L क्या है, सैंपल का पाथ लेंथ है ना, जितना फिर क्या, द डिस्टेंस द लाइट ट्रेवल्स थ्रू द सोल्यूशन का, जितना डिस्टेंस लाइट सोल्यूशन से गुजरता है उसी का पाथ लेंथ दिया हुआ है ना। तो क्या ज्ञात करने बोल रहा है, ए इक्वल टू क्या होगा, है ना। देखिए तो इनमें से कौन सा सही इक्वेशन है, आप देखते हैं। फर्स्ट है, इसका जो राइट आंसर हमारा को बताता हूँ पहले, फोर्थ नंबर, ए इक्वल टू सी इंटू इप्सिलॉन इंटू एल। बीयर लैम्बर्ट्स लॉ के हिसाब से एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली, जो एब्जॉर्बेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और मोलर, मतलब मोलर एब्जॉर्बिलिटी मीन्स एप्सिलॉन और पाथ लेंथ मीन्स एल की प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट के लिए मीन्स क्रॉस होगा। इसलिए सही क्वेश्चन हमारा ए इक्वल टू सी इंटू एप्सिलॉन इंटू एल, राइट आंसर इज द फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which type of centrifugation is a density gradient created to separate particles based on their Weyer's density। देख रहे हैं कैसे ऐसा क्वेश्चन है, एम्स का लेवल बहुत ही हाई होता है ना, तो आपको बहुत ही डीप से पढ़ना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, हमारा एम्स पटना का क्वेश्चन है ना। कह रहा है कौन सी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में डेंसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिससे जिससे पार्टिकल्स को उनकी बॉयंट डेंसिटी के आधार पर अलग किया जा सके ना, अलग किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, फर्स्ट इज एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकेंड इज आइसोपेकेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है, फोर्थ प्रीपैरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका जो राइट आंसर है आइसोपेकेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, जिसमें एक डेंसिटी ग्रेडियंट बना जाता है, जिसमें हर पार्टिकल उस पॉइंट पर जाकर रुक जाता है जहां उसकी डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम के डेंसिटी के बराबर हो जाती है। यह मेथड अक्सर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन्स और सब सेलुलर कंपोनेंट के सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर इज द आइसोपेकेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, यही पूछ रहा था हमारा क्वेश्चन ये भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज ESR स्टैंड फॉर इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ESR का फुल फॉर्म क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है ना। तो ESR का क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, राइट आंसर इज द फर्स्ट। ओके, कौन सा है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन ऑक्सीटोसिन इज इन्वॉल्व्ड इन, हार्मोन ऑक्सीटोसिन किन चीजों में इन्वॉल्व होता है, फर्स्ट इज कंट्रोलिंग द बॉडीज मेटाबॉलिज्म, प्रोमोटिंग लैक्टेशन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। बहुत ही जो क्वेश्चन है, शायद आप सोच भी लिए होंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, है ना, प्रोमोटिंग लैक्टेशन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग
चाइल्ड बर्थ मतलब लैक्टेशन को प्रोमोट करना और चाइल्ड बर्थ के दौरान यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देना, यही हमारा राइट आंसर है। ओके, देखिए बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ये हार्मोन यूटरस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जो चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और साथ ही ऑक्सीटोसिन के कारण ब्रेस्ट मिल्क यानी लैक्टेशन प्रोमोट होता है। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ही होगा, क्योंकि लैक्टेशन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ की बात है। तो राइट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the American Diabetes Association means ADA guidelines, a fasting plasma glucose FPG level of or higher is indicative of diabetes mellitus। कह रहा है अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन गाइडलाइंस के मुताबिक फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर उसके इक्वल या उससे ज़्यादा हो तो एंटीबॉडीज किससे, मतलब कि जो लेवल इसमें दिया हुआ है इससे इसके इतना या फिर इससे ज़्यादा हो तो फिर डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन होगा, एडीए के अनुसार कहा गया। तो कितना होना चाहिए, अगर 126 मिलीग्राम पर डेल इतना है या फिर इससे ज़्यादा भी है तो पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटिस का डायग्नोस किया जाता है ना। राइट आंसर इज द 4, ये एडीए के अनुसार है गाइस ना। राइट आंसर इज द 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फोसाइटोसिस इज कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन। लिम्फोसाइटोसिस कॉमनली किस कंडीशन में देखा जाता है? फर्स्ट इज आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी। सेकंड इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। थर्ड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड फोर्थ इज वायरल इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वायरल इन्फेक्शन। देखिए, लिम्फोसाइटोसिस का मतलब है ब्लड में लिम्फोसाइट की संख्या का बढ़ना। ये अक्सर वायरल इन्फेक्शन के दौरान ही देखा जाता है। तो राइट आंसर इज द 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लिपोप्रोटीन इज ऑफन रिफर टू एज बैड कोलेस्ट्रॉल। किसकी बात हो रही है? बैड कोलेस्ट्रॉल ना। ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एंथ्रोस्क्लेरोसिस एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। देखिए, कह रहा कौन सा लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है जो 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 एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बढ़ाने का कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा को LDL बैड कोलेस्ट्रॉल इसे ही कहा जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को ही। LDL मतलब लो डेंसिटी प्रोटीन। LDL को अक्सर बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, ये इसलिए क्योंकि LDL कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज की दीवार में जमा हो जाता है जो उन्हें सख्त और टैंक बनाता है और ये हार्ट की बीमारियों का रिस्क बढ़ाता है और साथ में एथेरोस्क्लेरोसिस को भी बढ़ाता है। इसलिए LDL को ही बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। LDL इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ वायरसेस। मम्स वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? फर्स्ट इज पैरामैक्सोवायरिडी, सेकेंड इज टोकावायरिडी, थर्ड इज रेट्रोवायरिडी, फोर्थ इज फैलाविवायरिडी। तो इसका जो राइट आंसर है पैरामैक्सोवायरिडी। पैरामैक्सोवायरिडी मम्स वायरस का एक इन्वेलप्ड ये जो होता है इन्वेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड निगेटिव सेंस RNA वायरस है जो पैरामैक्सोवायरिडी फैमिली का हिस्सा है। इसे पैरोटाइटोसिस के भी नाम से भी जाना जाता है। इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे पैरोटाइटिस के नाम से भी जाना जाता है।
तो राइट आंसर इज द यही इस फैमिली का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आरएफ। आरएफ मीन्स रिटेंशन फैक्टर। ओके, आरएफ कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है? तो आरएफ इक्वल टू क्या होता है? आरएफ को जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट वाई डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट, ये होता है। यह क्रोमेटोग्राफी में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। ये रेशियो बताता है कि सॉल्यूट कितना मूव करता है ना। इस ये जो होता है ये रेशियो क्या बताता है, जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। ये जो रेशियो क्या किस चीज़ को बताता है कि सॉल्यूट कितना मूव कर रहा है। तो राइट आंसर इज द थर्ड है हमारा। बहुत ही क्वेश्चन डीप से पूछा गया है गाइस एम्स में, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन पर्पस ऑफ एफएनएसी इज टू। एफएनएसी का मेन पर्पस क्या है? पर डिटेक्ट जेनेटिक म्यूटेशंस इन सेल्स, determine the size and weight of tumors, third is identify infection agent in tissue, and fourth is differentiate between benign and malignant lesions। एफएनएसी यानी फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी होता है हमारा। तो एफएनएसी का प्राइमरली पर्पस से होता है कि लेसन बिनाइन है या फिर मैलिग्नेंट, इसका पता लगाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा 4, डिफरेंशिएट बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट लेशंस, राइट आंसर इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, दिया हुआ C6H12O6 dissolved in 500 ml of water। मतलब है कि 0.25 मोल्स ग्लूकोज को 500 ml पानी में डिजोल्व करने से जो सॉल्यूशन बनता है उसकी क्या पूछ रहा है, उसकी मोलारिटी को कैलकुलेट करो। किसकी पूछ रहा है? मोलारिटी को कैलकुलेट करने बोल रहा है ना। तो मोलारिटी का क्या होता है फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन का लीटर, मतलब लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.25 और लीटर ऑफ सॉल्यूशन कितना है? लीटर ऑफ सॉल्यूशन 500 ml है। ml को हम लोग लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 500 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 0.5 लीटर होगा, 0.5 लीटर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.50 एम। तो राइट आंसर इज द 0.50 मीन्स राइट आंसर इज द 4, 0.50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PTT मीन्स पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप इज अ लेबोरेटरी टेस्ट यूज टू एसेस। PTT एक लेबोरेटरी टेस्ट है जो किस चीज को एसेस करता है? फर्स्ट इज किडनी फंक्शन, सेकेंड इज ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन, एंड थर्ड इज प्लेटलेट काउंट, और फोर्थ इज लिवर फंक्शन। तो राइट आंसर इसका होगा ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन। आपको देख के पता लिखा हुआ पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, इसी से आपको पता चल गया होगा। देखिए PTT का मेन पर्पस है ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन को इवेल्युएट करना। इससे पता चलता है कि ब्लड कितनी देरी में क्लॉट होता है। तो राइट आंसर इज द ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मीन्स PP इज इसेंशियल इन क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी टू। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में PPE मीन्स पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्यों जरूरी होता है? फर्स्ट इज प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल की कंटेमिनेशन को रोकना। थर्ड इज इनहांस द एस्थेटिक्स ऑफ द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के एस्थेटिक्स को इनहांस करना। थर्ड इज इनहांस द विजिबिलिटी ऑफ लेबोरेटरी स्टाफ, लेबोरेटरी स्टाफ की विजिबिलिटी बढ़ाना। थर्ड इज इम्प्रूव कम्युनिकेशन एमंग लैब पर्सनल, मतलब लैब पर्सनल के बीच कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना। तो इसका राइट आंसर है प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ
सैंपल। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में पीपी यूज का प्राइमरली इसलिए किया जाता है ताकि सैंपल और लेबोरेटरी इक्विपमेंट को कंटेमिनेशन से बचाया जा सके। पीपी जैसे कि ग्लव्स, लैब कोट्स, मास्क और गॉगल्स, ये सब चीज़ आते हैं, है ना। तो हमारा उसको क्या करता है, प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ सैंपल, ये हमारा जरूरी है ना। तो राइट आंसर इज द फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए वैक्सीन। वैक्सीन का प्राइमरी पर्पस क्या है। फर्स्ट इज टू प्रोवाइड इमीडिएट इम्यूनिटी टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए इमीडिएट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। सेकेंड इज टू क्योर एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन, मतलब कि जो मौजूदा इन्फेक्शन है उसको क्योर करना। थर्ड इज टू ट्रीट क्रोनिक मेडिकल कंडीशन, क्रोनिक मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट करना। थर्ड इज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज, कम्युनिकेबल डिजीज के स्प्रेड को रोकना। तो राइट आंसर इज 4, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। वैक्सीन का तो ये काम होता है ना, प्राइमरी वर्क यही होता है। देखिए, वैक्सीन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना ताकि फ्यूचर में जब भी पैथोजन आए तो बॉडी उसके खिलाफ तेजी से लड़ सके। तो राइट आंसर इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the GOD-POD method for glucose detection, what enzyme is used to catalyze the oxidation of glucose? In the GOD-POD method for glucose estimation, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन को कैटालाइज करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है। फर्स्ट इज ग्लूकोज आइसोमेरेज, सेकेंड इज ग्लूकोज ऑक्सीडेज, थर्ड इज ग्लूकोज डिहाइड्रोजिनेज, फोर्थ इज ग्लूकोज पॉलीमरेज। तो इसका जो राइट आंसर है ग्लूकोज ऑक्सीडेज राइट आंसर होगा। अब देखिए, GOD-POD मेथड का मतलब होता है, GOD-POD मेथड का मतलब होता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज और पर ऑक्सीडेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। इस मेथड में ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है। तो राइट आंसर इज द ग्लूकोज ऑक्सीडेज, GOD-POD मतलब ग्लूकोज ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज मेथड। राइट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल causes damage to the lining of the intestine leading to a condition known as। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल द्वारा प्रोड्यूस किया गया टॉक्सिन इंटेस्टाइन के लाइनिंग को डैमेज करता है, जिससे जो कंडीशन होती है उसे क्या कहेंगे। फर्स्ट इज टेटनस, सेकेंड इज स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, सेकेंड इज गैस गैंग्रीन, फोर्थ इज बोट्यूलिस। तो राइट आंसर है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहा जाता है। राइट आंसर इज द सेकेंड ही है। देखिए, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल एक एरोबिक बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी प्रोड्यूस करता है। एक टॉक्सिन इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज करता है, जिसके चलते सूडो मेम्ब्रेन बन जाते हैं, है ना। इन्फ्लामेशन के कारण वहाँ इन्फ्लामेशन होता है और जिसके कारण सूडो मेम्ब्रेन बन जाते हैं। इस कंडीशन को ही सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस कहा जाता है। तो राइट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इन प्रोड्यूसिंग डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर बनाने की प्रोसेस में डिस्टिलेशन को बेस्ट कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, इस ऑप्शन के द्वारा बताइएगा। यही कह रहा है कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है। फर्स्ट इज मिक्सिंग वाटर विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स करना। सेकेंड इज एडिंग केमिकल्स टू न्यूट्रलाइज इम्प्योरिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए केमिकल्स ऐड करना। थर्ड इज फिल्ट्रेशन थ्रू अ फाइन मेश सिप से फिल्ट्रेशन करना। फोर्थ इज बॉइलिंग वाटर एंड कलेक्टिंग द कंडेंस्ड वेपर, मीन्स
फोर्थ इज वाटर को बॉयल करना और उसका कंडेंस्ड वेपर कलेक्ट करना, दैट्स वाई राइट आंसर इज द 4 है ना, पता भी चलेगा। बॉयल वाटर एंड कूलिंग द कंडेंस्ड वेपर, राइट आंसर इज 4 है। देखिए डिस्टिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर को बॉयल करके उसके वेपर को अलग किया जाता है और फिर वेपर को कंडेंस करके प्योर वाटर आउटपुट प्राप्त कर लिया जाता है। तो राइट आंसर इज द 4 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेटलेट फैक्टर 3 मीन्स PF3 टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ। PF3 टेस्ट का आमतौर पर किस बीमारी की डायग्नोसिस और मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट इज ल्यूकेमिया, सेकेंड इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, थर्ड इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड फोर्थ इज एनीमिया। PF3 गाइस, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर राइट आंसर है। PF3 एक स्पेशल फैक्टर है जो कहाँ होता है? प्लेटलेट की सरफेस पे होता है, जो प्लेटलेट की सरफेस पे होता है और ब्लड क्लॉट बनाने में हेल्प करता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो इसका मतलब है कि उसका ब्लड ठीक से क्लॉट उसका मतलब है कि ठीक से ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। PF3 टेस्ट से ये चेक किया जाता है कि प्लेटलेट क्लॉटिंग है प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, है ना। सिंपल वर्ड में ये टेस्ट उन लोगों के लिए होता है जिनको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है या उनका क्लॉट बनाने में दिक्कत होती है। तो राइट आंसर इज द सेकेंड, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। PF3 की बात है तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of tissue sample are commonly prepared using Kasserling's technique? कैसरलिंग्स टेक्निक्स का यूज कॉमनली किस टाइप की टिश्यू सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है? फर्स्ट इज जैलिन फिक्स टिश्यू, सेकेंड इज फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू एंड थर्ड इज एसीटोन फिक्स टिश्यू एंड फोर्थ इज ग्लिसरॉल फिक्स टिश्यू। जिसका जो राइट आंसर है फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू है ना। देखिए कैसलिंग टेक्निक एक मेथड है जो डेड टिश्यू को उनकी असली कलर और शेप के साथ प्रिजर्व करने के लिए होता है ना। इससे पहले टिश्यू को फॉर्मलिन सॉल्यूशन में रखा जाता है ताकि वो सड़ ना जाए। बाद में उसका कलर वापस लाने के लिए और स्टेप्स किए जाते हैं ना। इसलिए राइट आंसर इज फॉर्मलिन फिक्स टिश्यू के लिए ही यूज होता है। राइट आंसर इज द सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स विथ अ लार्जर देन नॉर्मल साइज आर कॉल्ड। जो रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल साइज से बड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। स्फेरोसाइट्स, मैक्रोसाइट्स, एनिसोसाइट्स एंड टारगेट सेल्स। तो राइट आंसर इज द मैक्रोसाइट्स। ये ज़्यादातर विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, हाँ? जिसे हम लोग जिसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं ना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी कहते हैं। तो राइट आंसर इज द सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आर मेडिएटेड बाय विच इम्यूनोग्लोबुलिन। या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मेडिएशन कौन सा इम्यूनोग्लोबिन करता है? फर्स्ट इज IgG, IgD, IgE और IgA। देखिए इसका जो राइट आंसर है IgE होगा। देखिए टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शन जैसी होती है ना, एलर्जिक रिएक्शन जैसी होती है, जैसे कि अस्थमा ना, हे फीवर, और भी होता है ना, अस्थमा, हे फीवर। ये IgE एंटीबॉडी की वजह से होती है जो मास्ट सेल और बेसोफिल से जुड़ जाता है और एलर्जिक रिस्पॉन्सिबल ट्रिगर करता है। तो राइट आंसर इज द IgE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स इन मेडिएटेड लेबोरेटरीज। कह रहा है कि मेडिकल लेबोरेटरी में एंटीकोगुलेंट का प्राइमरली पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, टू प्रिपेयर द होल ब्लड और द प्लाज्मा,
या फिर टू इनहांस ब्लड फ्लो, टू प्रोमोट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इसका जो राइट आंसर होगा टू प्रिपेयर द होल ब्लड और द प्लाज्मा। सेकेंड इज द राइट आंसर। देखिए, एंटीकोगुलेंट का यूज ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए किया जाता है ना? इससे होल ब्लड या प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है जो लेबोरेटरी टेस्ट के लिए जरूरी होता है। तो राइट आंसर इज द सेकेंड, टू प्रिपेयर द होल ब्लड और द प्लाज्मा। एंटीकोगुलेंट का प्राइमरी पर्पस यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म बैक्टीरियोस्टैटिक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट दैट कराइव। बैक्टीरियोस्टैटिक टर्म का यूज किस टाइप की एंटीमाइक्रोबियल एजेंट के लिए होता है? फर्स्ट इज किल बैक्टीरिया, सेकेंड इज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, थर्ड इज हैव नो इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया, फोर्थ इज कॉज बैक्टीरियल लाइसिस। इसका जो राइट आंसर है इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखिए, बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट बैक्टीरिया को पहले समझ लेते हैं। जो बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट होते हैं बैक्टीरिया को मारते नहीं बल्कि उनके ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। इसका मतलब है कि जब एजेंट प्रेजेंट होते हैं तब तक बैक्टीरिया बढ़ नहीं सकते। अगर एजेंट हटा दिया जाए तो बैक्टीरिया फिर से क्या हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, है ना? तो राइट आंसर देखिए इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, से बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है लेकिन उसको किल नहीं करता है ना। अगर उससे अगर इस एजेंट को हटा दिया जाता है तो फिर से क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है। तो राइट आंसर इज द सेकेंड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सॉल्वेंट यूज्ड फॉर टिश्यू डिहाइड्रेशन। टिश्यू डिहाइड्रेशन के लिए कॉमनली कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है? वाटर, xylene, एसीटोन और इथेनॉल, है ना। क्योंकि अगर टिश्यू डिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही आपने हिस्टोलॉजी में बहुत बार देखा भी होगा, है ना। इसका जो राइट आंसर है इथेनॉल, जो अल्कोहल ही होता है इथेनॉल होगा। टिश्यू डिहाइड्रेशन एक प्रोसेस है जो हिस्टोपैथोलॉजी में होती है ना, जिसमें टिश्यू सैंपल से वाटर हटाकर उसको प्रिजर्व किया जाता है। इसके लिए इथेनॉल कॉमनली यूज होता है क्योंकि ये वाटर को आसानी से रिप्लेस करता है और टिश्यू को नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप्स के लिए रेडी करता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज द इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी के तीन मेन टाइप कौन से होते हैं? फर्स्ट इज प्लेटलेट, इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट्स, सेकेंड इज ईओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, थर्ड इज मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स एंड मास्ट सेल, फोर्थ इज ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो बता दो पहले, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये हमारा राइट आंसर है। देखिए अब कैसे हो गए, बात करते हैं। देखिए बात करते हैं राइट आंसर कैसे है। डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बॉडी के इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसका जो मेन तीन टाइप्स होता है कौन सा? फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट, कौन सा? ग्रेनुलोसाइट। तो देखिए ग्रेनुलोसाइट में हमारा कौन सा आएगा? न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल और बेसोफिल ना। अब एक और एक दिया था लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। एक है लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट ये दोनों हमारा ए ग्रेनुलोसाइट है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार हमारा राइट आंसर 4 ही होगा, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट एंड ग्रेनुलोसाइट। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज द फोर्थ। ओके, फोर्थ इज द राइट आंसर। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन प्राइमरली इफेक्ट इंडिविजुअल्स विथ। अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर किन लोगों को अफेक्ट करती है? फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, थर्ड इज स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, फोर्थ इज ऑटो इम्यून डिजीज, थर्ड इज ऑटो इम्यून डिजीज, फोर्थ इज कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। तो इसका जो राइट आंसर है कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम, मीन्स जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन उन लोगों में होती है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे HIV या एड्स, है ना।
और HIV या एड्स पेशेंट, या फिर कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी लेने वाले लोग होते हैं, है ना। नॉर्मल हेल्दी लोग इन इन्फेक्शन से इजीली बच सकते हैं, पर जिनका वीक इम्यून सिस्टम होता है उनको आसानी से ये शिकार कर सकता है। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज द कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। ओके, अप्रोस्टिक फंगस की बात हो रही है तो ये होगा राइट आंसर इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीसियोमोनास स्पीसीज आर कॉमनली फाउंड। कह रहा है प्लीसियोमोनास स्पीसीज कॉमनली कहाँ मिलती है? फर्स्ट इज प्लांट, सॉइल, वाटर और एयर। यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में जो बचे हुए सारे क्वेश्चन है एम्स पटना के उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, ये बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर वाटर होगा। नहीं, कैसे होगा देखिए, प्लीसियोमोनास एक टाइप की बैक्टीरिया ही है, एक टाइप की बैक्टीरिया है जो फ्रेश वाटर और अक्वाटिक, अक्वाटिक मतलब जहाँ जल होता है ना, पानी भरा होता है, अक्वाटिक एनवायरनमेंट में कॉमनली मिलता है। तो राइट आंसर हमारा वाटर ही होगा। मिलते हैं अपने अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जिसमें हम सारे जो क्वेश्चन बचे उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।